जय माता दी बच्चों। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड देयर क्लासिफिकेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। मेयर नॉलेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कैन नॉट सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट मस्ट हैव ए प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द टोटल कॉस्ट फॉर प्रॉपर कॉस्ट कंट्रोल एंड मैनेजरियल डिसीजन। एज सच, द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी analyzed. Cost analysis refer to the breakup of total cost of a product into certain subdivision. One of the way analysis of cost is to break up the total cost into different element of cost. देखिए, कॉस्ट किसी चीज का टोटल कॉस्ट की जानकारी होना इंपॉर्टेंट नहीं है। उस टोटल कॉस्ट में क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व हैं, कितने प्रकार के हैं, उनको सब डिवीजन करना, उनका एनालाइज करना और उसको ब्रेकअप करना, ये हम पढ़ेंगे इसमें। एलिमेंट्स का मतलब होता है लागत के तत्व। तो लागत में क्या क्या तत्व आते हैं, क्या क्या एलिमेंट है कॉस्ट के, कैसे उसको वर्गीकृत करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होता क्या है। The term elements means essential components are part of anything. Accordingly, the term elements of cost means essential components are part of the total cost of a product, service or job. इसका मतलब है कि किसी प्रोडक्ट, सर्विस या जॉब का जो टोटल कास्ट है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है। In short, elements of cost means the main item of expenditure incurred on a product, service और job. जैसे किसी सामान को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मटेरियल और लेबर होते हैं, तो वैसे ही मटेरियल और लेबर ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कहलाएगा। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एलिमेंट्स हम देखेंगे। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट इनटू एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट इज डन अकॉर्डिंग टू द फैक्टर अपॉन which the expenditure are incurred. When the total cost of a product is analyzed into different elements of cost or components of cost according to the factors upon which the expenditures are incurred, there is said to be analysis of the cost by element. Purpose of analysis of cost क्या होता है, क्यों करते हैं इसको? देखिए, the analysis of cost into various elements cost serve many purpose which are as follow. किस उद्देश्य के लिए हम कॉस्ट के एनालिसिस करते हैं? एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना। पहला नंबर 1, इट शो दैट हाउ द टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट इज मेड अप। टोटल कॉस्ट कैसे बना? इन अदर वर्ड्स, इट रिवील द वेरियस आइटम ऑफ कॉस्ट और एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूटिंग टू द टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। टोटल कॉस्ट में कौन कौन से खर्चे इन्वॉल्व है। नंबर 2, it indicates the relative importance of the various elements of cost. Various elements कौन कौन से cost involve हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। It is useful for the proper cost ascertainment. Ascertainment मतलब होता है आप लागत को पता करना। It is useful for the valuation of work in progress. इससे ये पता होता है कि कितना काम हुआ और कितना काम बाकी है। It provides the sufficient cost data of managerial decision. ये मैनेजमेंट को डिसीजन लेके डाटा अवेलेबल कराता है। इट इज हेल्पफुल फॉर कॉस्ट कंट्रोल, और ये कॉस्ट कंट्रोल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम बार बार आपको बता रहे हैं पहले भी कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट ही होता है वो होता है कॉस्ट कंट्रोल करना, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट। अब आइए देखते हैं वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं आपके, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसिव। इसका देखिए आगे विश्लेषण चार्ट के द्वारा बना हुआ है। These elements of cost analysis with the help of the following chart. Element of cost देखिए मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस। अब ये मटेरियल में 2 होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। लेबर में भी 2 होंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। और अदर एक्सपेंसेस में भी आपके आएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसके बाद आपके ओवरहेड होते हैं। ओवरहेड में होता है वर्क्स ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जिसको हम ऑफिस ओवरहेड भी कहते हैं, सेलिंग ओवरहेड
और डिस्ट्रीब्यूशन वर्क। ये चार्ट है, अब इसमें 1 बाय 1 हम सबको डिटेल में पढ़ते आगे। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट। आप सभी जानते हो किसी भी सामान को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल मटेरियल का होता है। बिना मटेरियल के हम किसी सामान को बना नहीं सकते। मटेरियल कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ मटेरियल सच एज रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स इन स्पेयर पार्ट्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स, मेंटेनेंस मटेरियल, एनालिसिस इंक्लूड। तो मटेरियल भी दो प्रकार के हो गए, ऊपर हमने पढ़ा है डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स। Direct material are those material which can be identified in the product and can be conveniently measured and directly charged to the product। देखिए डायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है वो मटेरियल किसी सामान को, किसी प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। जैसे अगर हम फर्नीचर बनाते हैं तो फर्नीचर में टिम्बर जो होता है डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें ब्रिक डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। ब्रेड बना रहे हैं तो उसमें फ्लोर ही होता है। शूज बना रहे हैं तो लेदर डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट रॉ मटेरियल। इसमें अलग से डिटेल आपको दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हो। जनरली डायरेक्ट मटेरियल कंप्राइज द फॉलोज ऑल रॉ मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स। हमने बता दिया कि टिम्बर का यूज हम करते हैं फर्नीचर के लिए, ब्रिक क्ले का यूज करते हैं ब्रिक बनाने के लिए, या ब्रिक का यूज करते हैं हाउस बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। इस तरह मटेरियल स्पेशली परचेज फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, सर्विस और द प्रोसेस, गम फॉर बुक बाइंडिंग, components are parts purchased outside the produce in the factory and the used for the particular job, order process like the batteries for transistor radio, tires for cycles, basic primary packing material like the cardboard boxes, cartoons, craft paper, etc etc। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल पे। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट रेफर टू दोज कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल आर द दोज मटेरियल व्हिच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड इन द प्रोडक्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो किसी प्रोडक्ट पर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता। फर्दर दीज आर द मटेरियल व्हिच डू नॉट नॉर्मली form part of the finished product but are the used consumable stores, repair and maintenance material, office supplies, etc. They include the following: stores are materials such as the lubricant and cotton waste, brick and cement used for repair and maintenance of machinery, building, etc etc। जैसे आपने देखा होगा मशीन को चलाने के लिए हम लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं, या मशीन को पोंछने के लिए कॉटन वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल है। इसी तरीके से मटेरियल यूज्ड बाय द सर्विस डिपार्टमेंट लाइक पावर हाउस, बॉयलर हाउस, कैंटीन। जैसे कि आप किसी कैंटीन चलाते हो किसी कंपनी के अंदर और उसके अंदर आप बहुत सारे रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हो, जैसे फूड ग्रेन्स के। थर्ड, मटेरियल व्हिच थ्रू फ्रॉम पार्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट आर नॉट द कंसिडरेबल worthwhile to be treated as a direct material on account of their comparatively legible cost। थ्रेड एंड बटन यूज इन ड्रेस। जैसे आप मान लीजिए आपका गारमेंट का वो रेडीमेड का बिजनेस है, उसमें आप शर्ट्स बनाते हो, शर्ट में जो बटन लगते हैं वो हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल है, वो हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल है। समझ में आ गया आपको। अब आते हैं लेबर। देखिए मटेरियल किसी भी सामान को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स तो है, लेकिन लेबर के बिना वो मटेरियल यूजफुल नहीं है। उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें लेबर की जरूरत पड़ती है। तो लेबर कॉस्ट मींस रेम्यूनरेशन सच एज वेजेस, सैलरी, कमीशन, बोनस पेड टू द वेरियस कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय। हम अपने एम्प्लॉय को, तो किसी भी प्रकार का एम्प्लॉय हो, उसे वेजेस, सैलरी, कमीशन, बोनस कुछ भी पे करते हैं, वो लेबर कास्ट है। लेबर कास्ट भी टू टाइप से है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट मीन्स डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रेफर टू द रेम्यूनरेशन और वेजेस of direct labor. It is the labor which is directly engaged in productive operation in the manufacturing or conversion of raw materials into finished goods।
और कंप्लीशन ऑफ द जॉब। किसी सामान को बनाने में जो इम्प्लाई डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है उसे हम डायरेक्ट लेबर कहते हैं। डायरेक्ट लेबर कहते हैं। डायरेक्ट लेबर इंक्लूड द फॉलोइंग: labor directly engaged in the actual production of a product or on the completion of a job. The labor of the carpenter engaged in the manufacturing of wooden furniture. The labor of bakers engaged in the making of bread. The labor of shoemaker engaged in the making of shoes. The labor of tailor engaged in the stitching of dresses. ये हमारे डायरेक्ट लेबर है क्योंकि उस काम को करने में डायरेक्ट इन्वॉल्व है। सेकंड, labor engaged in adding the manufacturing by the way of supervision, maintenance, tool setting, transportation of material. ये हमारा डायरेक्ट लेबर। थर्ड, लेबर of inspectors, analysis etc. especially required for a particular production. जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट में जो लेबर लगे उनको जो इंस्पेक्ट कर रहा है वो भी डायरेक्ट लेबर का पार्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे नोट्स में डायरेक्ट लेबर के रिगार्डिंग। In the context of direct labor, the following points must be taken into consideration. First, the labor of foreman, supervisor, inspector, etc., especially required for the particular production, is not direct labor in the strict sense. अगर कोई भी सुपरवाइजर, फोरमैन या इंस्पेक्टर किसी पार्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए स्पेशली रिक्वायर्ड नहीं है तो डायरेक्ट लेबर नहीं कहलाएगा। बट फॉर द कॉस्टिंग पर्पजेज सच लेबर इज ट्रीटेड एज द डायरेक्ट लेबर बिकॉज इट इज स्पेशली कनेक्टेड विद द पार्टिकुलर प्रोडक्ट और जॉब। और किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट और जॉब से अगर वो रिलेटेड है तो डायरेक्ट लेबर कहलाएगा। समझ में आ गया? फिर समझ लीजिए, अगर कोई सुपरवाइजर या इंस्पेक्टर किसी प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेट नहीं करता तो डायरेक्ट लेबर का पार्ट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई सुपरवाइजर, फोरमैन या इंस्पेक्टर किसी प्रोडक्ट से, पार्टिकुलर प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेट करता है, कनेक्ट करता है तो डायरेक्ट लेबर का पार्ट होगा। सेकंड, समटाइम्स इवन सम डायरेक्ट लेबर कैन बी ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट लेबर if the cost of such labor is not significant. For example, the labor of apprentice and trainee is directly expended on the product or job and such that strictly speaking it is the direct labor. अगर कोई ट्रेनी भी किसी सामान को बनाने में इन्वॉल्व है या अप्रेंटिस भी तो वो भी हमारा डायरेक्ट लेबर कहा जाएगा। बट फॉर द कॉस्टिंग पर्पज सच लेबर इज जनरली ट्रीट एज इनडायरेक्ट लेबर। लेकिन कॉस्टिंग पर्पज में से हम इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। समझ में आ गया? द लेबर कॉस्ट और वेजेज और अप्रेंटिस एंड ट्रेनियर एलिजिबल। इसका मतलब जो ट्रेनिंग कास्ट होता है, जो लेबर ट्रेनिंग में होते हैं या अप्रेंटिस होता है उसको कॉस्ट में इन्वॉल्व नहीं करते। नंबर 2, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इनडायरेक्ट को हम अप्रत्यक्ष लेबर भी कहते हैं। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर। इन अदर वर्ड्स, indirect labor is that labor which cannot be conveniently identified with the wholly allocated a particular product, process और job। अगर कोई लेबर जो किसी हम प्रोडक्ट पर डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर या अप्रत्यक्ष श्रम लागत। इट इज द लेबर विच इज नॉट डायरेक्टली इंगेज इन प्रोडक्टिव ऑपरेशन बट इज इंगेज इन द अदर ऑपरेशन either in the factory or in the office or in the selling and distribution division to assist it. Productive operation indirectly include the following। क्या क्या इंक्लूड इनडायरेक्ट लेबर इंक्लूड होता है? पहला, लेबर ऑफ वर्कर इंगेज इन स्टोर कीपिंग। स्टोर कीपर में स्टोर में जो भी लेबर इंगेज है वो इनडायरेक्ट में आएगा। लेबर ऑफ वर्कर इंगेज द मटेरियल हैंडलिंग विद इंटरनल ट्रांसपोर्ट। इंटरनल ट्रांसपोर्ट होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो सामान ले जाने लाने में होते हैं वो हमारा इंटरनल ट्रांसपोर्ट कहलाता है। लेबर ऑफ मेंटेनेंस, वर्कमैन लाइक वर्कशॉप क्लीनर मशीन, ये हमारे इनडायरेक्ट लेबर है। लेबर ऑफ सुपरविजन, इंस्पेक्टर इंगेज इन सुपरविजन वर्क। लेबर ऑफ मेन एम्प्लॉयड इन सर्विस डिपार्टमेंट। लेबर ऑफ वर्क क्लर्कियल स्टाफ। लेबर ऑफ टाइम कीपर्स। लेबर ऑफ वॉचमैन। लेबर ऑफ अप्रेंटिस एंड ट्रेनिज। लेबर ऑफ ऑफिशियल स्टाफ। लेबर ऑफ मेन इंगेज इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन। जितने भी हैं ये सारे के सारे हमारे इनडायरेक्ट लेबर, क्योंकि ये किसी प्रोडक्ट पर डायरेक्ट आइडेंटिफाइड नहीं है
कि इनका जो लेबर चार्ज है कहाँ पर चार्ज होगा। जैसे वॉचमैन का देखिए, अब वॉचमैन को हम सैलरी देते हैं, फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स बन रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वॉचमैन की हम जो सैलरी है किस प्रोडक्ट पे चार्ज करें ये जानना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये इनडायरेक्ट लेबर है। समझ में आ गया। अगला देखना थर्ड पॉइंट, ये हमारा एक्सपेंसेज है। एक्सपेंसेज क्या होता है, मटेरियल लेबर के अलावा जो हम खर्चे करते हैं उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। एक्सपेंसेस रेफर टू द ऑल कॉस्ट अदर देन मटेरियल लेबर। मटेरियल लेबर के अलावा जो भी आप खर्च करते हो एक्सपेंसेज है। रेंट एंड रेट्स ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइजेज, ऑफिस प्रीमाइजेज, ओवर हाउस रिपेयर, मेंटेनेंस एटसेट्रा एटसेट्रा, डिप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, ट्रांसपोर्ट चार्ज, एडवर्टाइजिंग, ये सारे हमारे एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज आर फर्दर एनालिसिस इनटू, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष व्यय और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष व्यय। डायरेक्ट एक्सपेंस, दीज आर एक्सपेंसेज अदर देन द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट which are directly incurred on the particular job, product or process and so can be conveniently identified with a particular cost center or cost unit. Direct expenses include the following. कहने का मतलब है कोई खर्चा जो किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेट करता हो डायरेक्टली, उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, जो मटेरियल लेबर के अलावा होता है। एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग स्पेशल ड्राइंग पैटर्न और मॉडल्स। आज की डेट में जब कोई हम सामान बनाते हैं तो उसके लिए पहले एक ड्राइंग बनाते हैं पेपर में, हमारा ड्राफ्ट्समैन होते हैं और ड्राफ्ट्समैन को हम सैलरी देते हैं और उस प्रोडक्ट के लिए ड्राइंग डिजाइन तय करते हैं, तो डिजाइन का जो खर्चा होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। नंबर 2, एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट ऑफ एनी पार्टिकुलर प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट। किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, उसका अलग से प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फी और आर्किटेक्ट या सर्वेयर, सर्वेयर को या आर्किटेक्ट को जो हम फी पे करते हैं हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वैसे ही हमारा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द सम टेक्निकल पर्सनल विजिटिंग द साइट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और जॉब। जैसे कि हमारा कोई टेक्निकल हमारा एक्सपर्ट है, उसे हम कंपनी में बुलाते हैं, उसको जो फी करेंगे वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन द मटेरियल परचेज, जब हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और उस पर जो एक्साइज ड्यूटी पे करते हैं वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। रॉयल्टी पेड टू लेजर और लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी जब हम पे करते हैं लेजर या लैंडलॉर्ड को, वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स लाइक import duty, dock charge, marine insurance, octroi duty, freight, carriage on cottage inwards, ये हमारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे। Indirect expenses are those expenses other than the indirect material and indirect labor cost. Indirect material और indirect labor के अलावा वो सारे खर्चे को हम indirect expenses कहते हैं, which cannot be conveniently identified and so cannot be wholly allocated to a particular cost center or cost unit and or required to be production between two or more cost center or cost unit. Indirect expenses may arise in the factory, administration or office and selling and distribution division. They include the following. For example, rent, rates, insurance, lighting and heating, power, depreciation and stationery, ये हमारे क्या हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि पार्टिकुलर प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं होते। रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस, लाइटिंग, हीटिंग, डिप्रिसिएशन, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेज, बैंक चार्जेज, लीगल चार्जेज, ऑडिट फी इनकर्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिस में जो लगता है, ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसी तरह से रेंट, रेट, इंश्योरेंस, लाइटिंग, डिप्रिसिएशन, ट्रांसपोर्ट चार्ज, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट्स इनकर्ड इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन ऑफ द कंसर्न, ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। और लेबर वेलफेयर, लेबर वेलफेयर मतलब आप अपने लेबर के भलाई के लिए कोई भी खर्च करते हो, वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। अब आते हैं ओवरहेड पे। ओवरहेड का मतलब होता है ऊपरी व्यय,
लेबर मटेरियल, फिर से आ जाए, एक्सपेंसेस छोड़ दे तो डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा जो भी खर्चा होता है उसे हम ओवरहेड कहते हैं। द एग्रीगेट ऑफ द वेरियस इनडायरेक्ट कॉस्ट, indirect material, indirect labor, indirect are popularly known as overhead। यानी अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष खर्चों को ज्वाइंट रूप से हम ओवरहेड कहते हैं। ओवरहेड 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है फैक्ट्री ओवरहेड। सबसे पहले है फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड। आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप कॉस्ट शीट बनाओगे या तो कॉस्ट शीट में आपको सारे ओवरहेड पता होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं मटेरियल के एनालिसिस करके कॉस्ट शीट में लिखा जाता है। और मैं आपको जो न्यूमेरिकल बताऊंगा तो डिटेल में बताएंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड सबसे पहले आपका है फैक्ट्री ओवरहेड। क्या है आपका? फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड इसको वर्क्स ओवरहेड के नाम से भी जानते हैं। इसके 4-5 नाम है। फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वर्क एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेफर टू द ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन इनकर्ड विद इन द फैक्ट्री। कहने का मतलब है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी कॉस्ट होगा उसे हम फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, they refer to the all expenses incurred in the factory from the points of receipt of raw material till the finished goods are produced and placed in the warehouse. The example of factory overhead are। तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आते हैं? पावर, पावर सच एज इलेक्ट्रिसिटी, कोल, स्टीम, गैस, ऑयल, फैक्ट्री लाइटिंग, and heating, factory rent rates, insurance, work stationery, cost of indirect material, lubricant, oil, cotton waste, soap, thread, nut, bolt, etc., indirect wages, overtime wage of factory worker, normal ideal time wage of factory worker holiday pay, factory worker welfare expenses, वर्किंग स्टेशनरी। वर्क स्टेशनरी का मतलब होता है फैक्ट्री में जो कागज खर्चे होते हैं, स्टेशनरी खर्चे। ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस, एस्टिमेट एक्सपेंसेस, जनरल लेबोरेटरी एक्सपेंसेस, इंटरनल ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, रिपेयर ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीनरी इक्विपमेंट, डिप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग प्लांट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, expenses incurred in general experiment and reserve, expense incurred in giving training to come apprentice or new employee, म्युनिसिपल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं ये सारे सारे आपके फैक्ट्री ओवरहेड के पार्ट हैं। इसको वर्क्स ओवरहेड भी कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेफर टू द एक्सपेंस इंकर्ड इन द फॉर्मुलेशन, पॉलिसी, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द फंक्शंस एंड द मोटिवेशन द पर्सनल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन द अटेनमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स। कहने का मतलब है ऑफिस से रिलेटेड सारे खर्चे, तो पॉलिसी बनाने में हो, प्लानिंग बनाने में हो, कंट्रोलिंग में हो या वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए हो, ये सारे के सारे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या ऑफिस ओवरहेड के नाम से जाने जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, सैलरी ऑफ ऑफिस क्लर्क, ऑफिस अटेंडेंट, सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, सेक्रेटरी, अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एसेट्रा एसेट्रा। इस सब की सैलरी जो ऑफिस में जाएगी वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का पार्ट है। ऑफिस की लाइटिंग, हीटिंग, रेंट एंड रेट्स ऑफ ऑफिस प्रीमाइजेज, इंश्योरेंस ऑफिस बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, डिप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, रिपेयर्स ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स, ऑफिस सप्लाई सच एज पेपर, पेंसिल, पेन, इंक स्टेशनरी लिख सकते हो। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी चार्जेज इनकर्ड बाय द ऑफिस, ऑफिस पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ऑफिस टेलीफोन एक्सपेंसेस, डायरेक्टर फी, ऑडिट फी, बैंक चार्जेस, लीगल चार्जेस, ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस एक्सपेंसेस थोड़ा कंफ्यूजन है, कहीं कहीं पे ब्रांच ऑफिस एक्सपेंसेस को हम सेलिंग ओवरहेड का पार्ट मानते हैं और कहीं कहीं पर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का पार्ट। समझ में आ गया? क्योंकि ब्रांच जनरली हम इस्टेब्लिश करते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो कहीं कई जगह पे ब्रांच ऑफिस एक्सपेंस को
एडमिनिस्ट्रेशन में रखा गया है, अब बहुत जगह सेलिंग ओवरहेड में। समझ में आ गया? जनरली हम इसे सेलिंग का ही पार्ट मानते हैं। अब आते हैं सेलिंग ओवरहेड में। सेलिंग ओवरहेड और सेलिंग एक्सपेंसेस रेफर टू द ऑल एक्सपेंसेस incurred in securing or retaining customer for the commodity deal by the business। देखिए, किसी भी सामान को बेचने में जो खर्चा आता है, जो एक्सपेंसेस आते हैं, उसे हम सेलिंग ओवरहेड का पार्ट मानते हैं। जैसे सैलरी ऑफ सेल्स मैनेजर, सैलरी एंड कमीशन ऑफ सेल्समैन, सेलिंग कमीशन गिविंग डिस्ट्रीब्यूटर and agents, expenses incurred in giving training to salesmen, advertisement and publicity charge, cost of samples and free gift distributed, cost of catalog price list, expenses incurred in taking part in an exhibition, expenses incurred for the demonstration of the working of the article, market research expenses, sales office expenses, cost of preparing tender and quotation, showroom expenses such as rent, insurance, lighting, decoration, subscription to trade and commercial journal, subscription to trade association, subscription मतलब चंदा होता है, expenses are incurred for the entertaining the customer, collect and legal expenses incurred in the recovering debts, bad debts written off, after sale service expenses। आपने ध्यान से देखा होगा, सेल से रिलेटेड सारे खर्चे जो सेल को बढ़ाने के लिए या सेल करने के लिए, सेल का मतलब विक्रय, विक्रय से रिलेटेड सारे खर्चों को हम सेलिंग ओवरहेड में रखते हैं। यहां तक कि आफ्टर सेल सर्विस, सेल करने के बाद सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कहीं कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस होता है, तो वो भी हमारा सेलिंग ओवरहेड का पार्ट है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रेफर टू द ऑल एक्सपेंसेस incurred in handling the product from the time they are placed in the warehouse till they reach their destination. In other words, they are the expenses connected with the execution of the order. They include the following. Distribution overhead उसे कहते हैं, जब वितरण में हिंदी में कहते हैं, जब सामान बनने के बाद हम जो है उसको पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं, जैसे वेयर हाउस तक पहुंचाए, हाँ, हम पर्टिकुलर वेयर हाउस तक पहुंचाएं या अपने कस्टमर तक पहुंचाएं, तो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो खर्चा आता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहते हैं। जैसे पैकिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, सैलरी ऑफ डिस्पैच स्टाफ, वेयर हाउस का रेंट, वेयर हाउस का इंश्योरेंस, वेयर हाउस की लाइटिंग, वेयर हाउस का रिपेयर, वेयर हाउस का डिप्रिसिएशन। आउटवर्ड ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है सामान जब आप कस्टमर को पहुंचाने में जो खर्चा करते हो, उसको जो चार्ज आएंगे उसे आउटवर्ड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सैलरी ऑफ ड्राइवर एंड डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन जानते हो, वो जो बस या वो जो ट्रक होता है या व्हीकल होता है जिसके थ्रू हम सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उसे डिलीवरी वैन कहते हैं, तो उसके ड्राइवर की सैलरी। रिपेयर डिप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन का जो रिपेयर चार्ज है डिप्रिसिएशन है। और आखिरी फिनिश गुड्स डैमेज इन ट्रांजिट। फिर है नॉर्मल लॉस, शॉर्टेज इन फिनिश गुड्स इन वेयर हाउस। नॉर्मल लॉस का मतलब होता है जैसे कोई लीकेज है हल्का सा, वो हमें नॉर्मल लॉस कहलाता है, या कोई चीज सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, उसका वेट कम हो जाता है, वो भी हमारा नॉर्मल लॉस है। कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग एंड रिकंडीशनिंग एम्प्टी कंटेनर फॉर रीयूज, तो आप जो जैसे आपका कंटेनर है, कोई डब्बा है, उसको आप रिपेयर करने में जो खर्चा आता है वो भी कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। समझ में आ गया? अब हमें देखना है एक्सपेंसेस एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट। बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं जो हम कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब आप इसमें कॉस्ट शीट बनाओगे तब भी इसका इंपॉर्टेंट होगा, टेंडर बनाओगे तब भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब हम रिकॉन्सिलेशन बनाते हैं कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट का, तो भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए इसको आप अच्छे से देखिएगा, आप इसे डाउनलोड करके नोट भी कर सकते हो। अब ध्यान से देखिए कि कौन से ऐसे खर्चे हैं जो हम कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। तो ध्यान दीजिए, कैपिटल लॉसेस, लॉसेज ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। अगर जैसे कि आपके लॉस बाई फायर हो गया और बिल्डिंग आपका जल गया, नुकसान हो गया, उसको हम कॉस्ट में नहीं मानते। एक्सेस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, इनकम टैक्स में आपको बताया जाएगा
एज पर इनकम टैक्स एक्ट डिप्रिसिएशन की रेट जो है फिक्स होती है। अब उससे ज्यादा डिप्रिसिएशन चार्ज किया तो अलाउ नहीं होगा। गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं है और कॉस्ट अकाउंट में हम नहीं करते। दूसरे शब्दों में क्या है, तो जितने भी फाइनेंशियल नेचर के खर्चे होते हैं उसको हम कॉस्ट अकाउंट में इन्वॉल्व नहीं करते। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड नहीं होता। सैलरी एंड कमीशन पे टू द प्रोपराइटर, ओनर अगर सैलरी ले रहा है तो उसको भी हम कॉस्ट शीट में इन्वॉल्व नहीं करते। अनकॉमन एक्सपेंस सच एज फाइन एंड पेनाल्टी, डैमेज पेड अंडर कोर्ट, इसको भी हम कॉस्ट में इन्वॉल्व नहीं करते। एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट लाइक इनकम टैक्स, डिविडेंड टैक्स, बोनस, रिजर्व फंड, सिंकिंग फंड, इसको भी हम कॉस्ट शीट में इन्वॉल्व नहीं करते। कैपिटल एक्सपेंस सच एज इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, इसको भी हम कॉस्ट शीट में इन्वॉल्व नहीं करते। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द रेजिंग फाइनेंस सच एज ए ब्रोकरेज, अंडरराइटिंग कमीशन, कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिवेंचर, इसको भी हम कॉस्ट शीट में इन्वॉल्व नहीं करते। और इसी तरह एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर रेजिंग फाइनेंस एज ए ब्रोकरेज, अंडरराइटिंग कमीशन, कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर, डिवेंचर, डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, इसको भी हम इन्वॉल्व नहीं करते। एबनॉर्मल लॉस सच एज एबनॉर्मल वेस्टेज मटेरियल, एबनॉर्मल आइडियल टाइम, अदर एबनॉर्मल लॉसेस। बहुत से लोगों को एबनॉर्मल आइडियल टाइम नहीं आया होगा, तो ध्यान रखना, इसका मतलब होता है जब हमारा लेबर बैठा रहता है उसको हम पेमेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं आइडियल टाइम, खराब समय हो जाना, लेकिन उसको हम पे कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इनकम टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट। ध्यान रखिएगा, कॉस्ट शीट में केवल कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, लेकिन हमने देखा कि कुछ कॉस्ट को हम इन्वॉल्व नहीं करते। जितने भी फाइनेंशियल नेचर के कॉस्ट होते हैं उसको हम कॉस्ट शीट में इन्वॉल्व नहीं करते। उसी तरह कुछ इनकम होता है तो कॉस्ट शीट में तो इनकम लिखी ही नहीं जाती। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉन कॉस्ट आइटम्स इट मे बी नोटेड दैट सर्टेन इनकम व्हिच आर जनरली नॉट कंसर्न्ड विद द बिजनेस और रिक्वायर्ड टू बी एक्सक्लूडेड while computing the cost of product. The income that are not taken into the account while computing the cost of product as follows: rent received, interest received on investment, interest issue on bank deposit, dividend received on investment, capital profit, profit on sale of fixed assets and investment, transfer fee received, windfall gains, abnormal profit, subsidy received on export, ये सारे इनकम हम कॉस्ट में इन्वॉल्व नहीं करते। मेरा ख्याल है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट शीट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें क्वेश्चन तो छोटे छोटे आते हैं, बड़े क्वेश्चन नहीं आते। बहुत पूछेगा डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन इसके अंदर जो भी चीज दी हुई है आगे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ही जानना जरूरी है। थैंक यू। जय माता दी।